दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है। जब इतने सालों में नहीं किया तो आप कैसे कर लोगे? जाहिर सी बात है आप नहीं करोगे। तो कोई बात नहीं, आप मेरे वीडियोस देखिए, एंजॉय कीजिए, मजे लीजिए, बात खत्म। इस फ्राइडे को 2 फिल्में रिलीज हुई थी। गेम चेंजर जो पैन इंडिया फिल्म बताई जा रही थी, और सोनू सूद की फिल्म फतेह। मुझे दोनों ही फिल्में देखनी थी और दोनों ही फिल्मों का रिव्यू करना था। लेकिन जिन मेरे दोस्तों ने इन फिल्मों को देखा था, जो क्रिटिक्स हैं, उन्होंने मुझे इन फिल्मों के बारे में जब बताया तो भाई साहब उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं थिएटर में जाऊं और इन फिल्मों को देख सकूं। तो मैंने इन दोनों ही फिल्मों को नहीं देखा, इन दोनों फिल्मों का रिव्यू आप लोगों के लिए नहीं किया, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अब ये जान लेते हैं कि दोनों ही फिल्में वीकेंड में क्या बिजनेस कर सकी हैं और कितनी बड़ी फ्लॉप हो गई हैं। कोरोना के वक्त में सोनू सूद ने कुछ गरीब लोगों की हेल्प की थी जो अपने घर जाने की कोशिश कर रहे थे, और यही वजह है कि सोनू सूद उस वक्त से अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार मान रहा था। और मैं सोनू सूद को पर्सनली ये कह रहा था कि भाई साहब, आप सुपरस्टार नहीं हो। आप अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। पब्लिक आपकी फिल्म देखने नहीं जाएगी। तो सोनू की फिल्म फतेह इस फ्राइडे को रिलीज हुई और पहले दिन बिजनेस किया 1.5 करोड़ रुपए का, सैटरडे को भी बिजनेस किया 1.5 करोड़ रुपए का, संडे को बिजनेस किया 2 करोड़ रुपए का, यानी कि वीकेंड बिजनेस हुआ 5 करोड़ रुपए का। इसका मतलब यह हुआ कि इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस 10 करोड़ रुपए के ऊपर नहीं हो सकता। इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रोड्यूसर शेयर बनेगा वो बनेगा तकरीबन 4 करोड़ रुपए। और मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म के पीएनए पर खर्च हुआ है तकरीबन 10 करोड़ रुपए, यानी कि ये फिल्म वो पैसा भी रिकवर नहीं कर पाएगी जो इस फिल्म के प्रमोशन पर खर्चा हुआ है। बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये फिल्म 2021 में बननी शुरू हुई थी और 2025 में रिलीज हुई, यानी कि 4 साल लगे इस फिल्म को बनते हुए। और यही वजह है कि इंटरेस्ट के साथ इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट है 60 CR। कितनी भाई साहब? 60 करोड़ रुपए। 60 करोड़ रुपए का मतलब यह है कि जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जी का नुकसान होगा कम से कम मिनिमम 40 करोड़ रुपए। और अगर किसी भी फिल्म में 30-40 करोड़ रुपए का नुकसान होता है तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि वो फिल्म कितनी बड़ी डिजास्टर है। जब सोनू सूद ने इस फिल्म को बनाना शुरू किया था, उस वक्त मैंने सोनू से कहा था कि यह फिल्म तुम्हारे कैरियर की आखिरी फिल्म होगी। इसके बाद ना ही तुम हीरो रहोगे ना ही तुम विलन रहोगे। तुम्हारे को इसके बाद जिंदगी में कोई दूसरी फिल्म कभी नहीं मिलेगी। और मैंने सोनू भाई से यह भी कहा था कि आपकी इस फिल्म को डिजास्टर होने से कोई नहीं बचा पाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई मैंने पहले ही ऐसा कैसे मान लिया था, मुझे पहले ही कैसे पता चल गया था। ये तो आप सभी जानते हैं कि मैं 98% टाइम सही होता हूं। उसकी वजह यह है कि जो मेरी कैलकुलेशंस होती हैं वो बहुत ही सही होती हैं। सोनू सूद की फिल्म के बारे में मेरी कैलकुलेशन ये थी कि सोनू सूद ही इस फिल्म की कहानी को लिख रहा है, सोनू ही इस फिल्म का एक्टर है, सोनू ही इस फिल्म का प्रोड्यूसर है, सोनू ही इस फिल्म का कास्टिंग डायरेक्टर है, सोनू ही इस फिल्म का डायरेक्टर है, सोनू ही इस फिल्म का एडिटर है। तो इसका मतलब यह है कि सोनू किसी भी काम को ढंग से नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर एक आदमी यह मानता है कि भाई पूरे बॉलीवुड में वही जीनियस है, उससे बड़ा जीनियस कोई और है ही नहीं, जितना अच्छा काम वो कर सकता है उतना अच्छा कोई और कर ही नहीं सकता, तो इसका मतलब यह है कि वो 100% गलत है और वो एक अच्छी फिल्म नहीं बना सकता। बॉलीवुड में जब भी किसी एक्टर ने या एक्ट्रेस ने ऐसा किया है कि भाई सब कुछ एक फिल्म का उसी ने किया है, वो फिल्म हमेशा फ्लॉप रही है, वो फिल्म कभी भी कामयाब नहीं हुई है। सोनू सूद पंजाब से है। कोरोना टाइम खत्म होने के बाद पंजाब में इलेक्शन हुए थे और उन इलेक्शन में सोनू की बहन खड़ी हुई थी। सोनू पंजाब में तकरीबन 3 महीने तक था, अपनी बहन को सपोर्ट कर रहा था, अपनी बहन के लिए कैंपेनिंग कर रहा था। और हुआ यह था कि सोनू की बहन बहुत बुरी तरह से हार गई थी, पब्लिक ने उसको वोट दिए ही नहीं थे। तो मैंने तभी मान लिया था कि अगर सोनू को पंजाब में भी स्टार कोई नहीं मानता तो बाकी इंडिया की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर पंजाब में भी सोनू के लिए कोई वोट नहीं करता तो बाकी इंडिया में कोई भी उसकी फिल्म को देखने क्यों जाएगा? तो सोनू की बहन की हार से बिल्कुल क्लियर हो गया था कि सोनू कोई सुपरस्टार नहीं है, सोनू का कोई स्टारडम नहीं है। सोनू अगर ऐसा मानता है कि वो बहुत बड़ा स्टार है तो बस वो खुद ही मानता है, बाकी दुनिया नहीं मानती। तीसरी वजह यह थी कि फिल्म की कहानी ऐसी थी कि इस कहानी पर कोई भी फिल्म चल ही नहीं सकती।
इस फिल्म की कहानी है हैकिंग पर, और यही कहानी थी टाइगर की फिल्म हीरोपंती 2 की। एक शो भी नहीं चली थी, तो जब वो फिल्म नहीं चली थी इस कहानी पर, तो फिर सोनू की फिल्म इस कहानी पर कैसे चल सकती है। और कमाल की बात यह है कि इस फिल्म की कास्टिंग भी सोनू ने खुद ही की थी। तो सोनू ने इस फिल्म में उन सभी एक्टरों को लिया था जिनकी कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, जिनकी फैन फॉलोइंग जीरो है, जैसे कि नसीर साहब, कव्वा बिरयानी यानी कि विजय राज, जैकलिन फर्नांडिस वगैरह वगैरह, और सोनू सूद खुद भी फ्लॉप है। तो आप मुझे बताइए कि अगर एक फिल्म में इतने सारे फ्लॉप एक्टर हैं तो उस फिल्म को कोई भी क्यों देखने जाएगा। तो एक्चुअली ये सारी कैलकुलेशंस करने के बाद मैंने सोनू से कहा था जब वो फिल्म की शूटिंग चालू करने वाला था उसी वक्त कि आप इस फिल्म को मत बनाओ, ये फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप हो जाएगी, आपका करियर खत्म हो जाएगा, आप मेरी बात मानो। लेकिन उस बेचारे ने मेरी बात नहीं मानी थी, और बॉलीवुड में बहुत सारे लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। सोनू कोई पहला तो आदमी नहीं है। भाई अर्जुन कपूर को मैंने कहा था कि इन फिल्मों के बाद तेरा करियर खत्म हो जाएगा, उसने नहीं मानी। वरुण धवन को मैंने कहा था कि इन फिल्मों के बाद तेरा करियर खत्म हो जाएगा, उसने नहीं मानी। जॉन अब्राहम को मैंने यही कहा था, इमरान हाशमी को मैंने यही कहा था, इमरान खान को मैंने यही कहा था। बॉलीवुड में ऐसे ना जाने कितने डायरेक्टर्स भी हैं जिनको मैंने ये कहा था कि ये फिल्म मत करना, इस फिल्म के बाद तेरा करियर खत्म हो जाएगा। जैसे कि रेमो डिसूजा से मैंने कहा था कि रेस 2 तू डायरेक्ट मत करना, अगर तू करेगा तो तेरा कैरियर हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो आज तक का ये रिकॉर्ड है कि मैंने जब भी किसी डायरेक्टर या एक्टर को ये कहा है कि भाई ये फिल्म तुम मत करना, इसके बाद तेरा कैरियर खत्म हो जाएगा, वो बात हमेशा सही हुई है, उसका कैरियर हमेशा के लिए खत्म हो गया है। और हालांकि ये बात सोनू भाई को बहुत अच्छी तरह पता थी कि मैं जो कह रहा हूं वही होगा 99%, लेकिन इसके बावजूद भी सोनू नहीं माना। सोनू ने गलती की, उसका भुगतान ये करना पड़ेगा उसको कि आज उसका कैरियर खत्म हो गया है। रामचरण की फिल्म गेम चेंजर भी इसी फ्राइडे को रिलीज हुई थी, जिसकी हीरोइन है कियारा एडवाणी। कियारा शादी कर चुकी है, स्टारडम खत्म हो गया है, किसी को उसकी फिल्म देखनी नहीं है, और ये कियारा को भी अच्छी तरह पता था। यही वजह है कि उसने फिल्म का प्रमोशन करने से ही मना कर दिया था। सिर्फ 2 जगह वो गई थी, बिग बॉस में, कपिल के शो पर, और कहीं भी वो लड़की नहीं गई। उसने साफ कह दिया था कि मुझे कहीं भी इस फिल्म का प्रमोशन करने नहीं जाना, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि ये फिल्म नहीं चलेगी। मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट है 500 करोड़। ये फिल्म तकरीबन 4 साल में बनकर तैयार हुई, फतेह की ही तरह। तेलुगु फिल्मों के बहुत बड़े प्रोड्यूसर है दिल राजू, उनका ऐसा मानना था कि ये फिल्म उतना ही बिजनेस करेगी जितना कि पुष्पा 2 ने किया है। लेकिन भाई साहब, इस फिल्म ने पहले दिन ऑल ओवर इंडिया बिजनेस किया सिर्फ 30 करोड़ रुपए का, और दूसरे दिन बिजनेस किया सिर्फ 20 करोड़ रुपए का। कहने का मतलब यह है कि ये फिल्म 100 करोड़ रुपए का बिजनेस नहीं कर पाएगी लाइफ टाइम पूरे इंडिया में, सभी भाषाओं में। इसका मतलब यह हुआ कि ये फिल्म बहुत बड़ी सुपर डुपर डिजास्टर हो चुकी है। इस फिल्म के सभी राइट्स बिकने के बाद भी इस फिल्म के निर्माता को कम से कम 300 करोड़ का नुकसान होगा। कितना? 300 करोड़ रुपए। 300 करोड़ रुपए किसे कहते हो यार। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अल्लू अर्जुन और रामचरण दोनों कजिन हैं। रामचरण और उसकी फैमिली अल्लू अर्जुन से बहुत जलती है। उनका ऐसा मानना है कि ये हमारे सामने कहीं खड़ा हो ही नहीं सकता, लेकिन हकीकत यह है कि आज अल्लू अर्जुन बहुत बड़ा सुपरस्टार है। रामचरण और उसकी पूरी फैमिली भी साथ में मिलकर अल्लू अर्जुन के बराबर नहीं होती। और अगर रामचरण को अल्लू से कंपेयर किया जाए तो रामचरण बेचारा 5% भी नहीं है अल्लू का। तो हकीकत यह है कि रामचरण को डबल सदमा लगा है। एक तो फिल्म बहुत बड़ी डिजास्टर हो गई है, और दूसरा ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि रामचरण अल्लू अर्जुन के सामने कहीं टिकता ही नहीं है। वैसे तो ये खबर बॉलीवुड से नहीं है, लेकिन इस खबर का हम सभी से लेना देना है, आपसे भी मुझसे भी। अमेरिका के $1 की कीमत हो गई है 87 रुपीज। और आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि रुपए की कीमत दिन ब दिन कम होती क्यों जा रही है, रुपया कमजोर क्यों हो रहा है। एक्चुअली रुपए के कमजोर होने की वजह है फॉरेन इन्वेस्टर्स। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने जनवरी के पहले हफ्ते में 11,500 करोड़ रुपए इंडिया से निकाल लिए हैं। और जैसे जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा इंडिया से निकालेंगे वैसे वैसे रुपया कमजोर होता जाएगा। उम्मीद ऐसी की जा रही है कि 31 मार्च से पहले बहुत ज्यादा पैसा हिंदुस्तान से बाहर जा चुका होगा। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो अपना पैसा निकाल चुके होंगे, और शायद 31 मार्च से पहले $1 की कीमत 100 रुपए हो जाएगी। और अगर 100 रुपए हो गई तो इसका मतलब यह है कि हर चीज के दाम इंडिया में दुगने हो जाएंगे। अगर आज टमाटर की कीमत 5 रुपए किलो है तो 10 रुपए हो जाएगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके बाद इंडिया में क्या होगा,
किस तरह से लोग सरवाइव करेंगे, खासकर गरीब लोग किस तरह से सरवाइव करेंगे, आप सोचिए। कंगना की फिल्म इमरजेंसी जल्दी रिलीज होने वाली है। यही वजह है कि कंगना मीडिया से मिल रही है अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। अब कंगना ने मीडिया से कहा है कि जब वो इमरजेंसी की कहानी लिख रही थी, रिसर्च कर रही थी, तो उसको पता चला कि इंदिरा गांधी बहुत ही कमजोर प्राइम मिनिस्टर थी। कंगना की ये बात सुनकर मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि शायद कंगना होश में नहीं है, कंगना मेंटली डिस्टर्ब है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो ये कह दे कि इंदिरा गांधी जी बहुत ही कमजोर प्राइम मिनिस्टर थी। इंदिरा गांधी वो है जिसने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया था, जबकि अमेरिका ने धमकी दी थी इंदिरा को कि आप ऐसा नहीं कर सकती, आप पाकिस्तान को नहीं तोड़ सकती। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका की एक नहीं सुनी थी, जरा भी नहीं डरी थी और हिंदुस्तान की फौज को भेज दिया था पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए, और पाकिस्तान को तोड़कर दो हिस्से कर दिए थे, बांग्लादेश बना दिया था। जब इंदिरा गांधी जी को पता चला कि भिंडरावाले ने सब तैयारी कर ली है पंजाब को आजाद देश घोषित करने के लिए, तो इंदिरा जी ने जरा सी भी परवाह किए बिना मिलिट्री को भेज दिया था स्वर्ण मंदिर पर हमला करने के लिए। और वहां कई दिनों तक भिंडरावाले के समर्थकों और मिलिट्री के बीच में जंग चली थी। तब कहीं जाकर भिंडरावाले को मार दिया गया था और उसके बहुत सारे समर्थक भी मारे गए थे। और इंदिरा जी अच्छी तरह जानती थी कि जो उन्होंने किया है वो बहुत ही खतरनाक काम है, उसका रिजल्ट बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और कुछ दिनों के बाद ही उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने उनको मार दिया था जो सिख थे, और उन्होंने इंदिरा जी को मारा था सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण मंदिर के हमले का बदला लेने के लिए। तो हकीकत यह है कि इंदिरा जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर थी, वो ऐसी प्राइम मिनिस्टर थी जो कभी किसी से नहीं डरी। तो अगर कंगना दीदी ऐसी बात कर रही है तो बिल्कुल ही गलत बात कर रही है, ऐसी बात कर रही है जिसके न सर है न पैर हैं। 2013 में रणबीर कपूर की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है ये जवानी है दीवानी। उस वक्त वो फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी और अब तकरीबन 12 साल के बाद उस फिल्म को फिर से रिलीज किया गया है और भाई साहब ये फिल्म बहुत ही कमाल का बिजनेस कर रही है। पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 12 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, दूसरे हफ्ते में वीकेंड में इस फिल्म ने फतेह से ज्यादा बिजनेस किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रणबीर कपूर का कितना बड़ा स्टारडम है आज की तारीख में। लोग उसकी 12 साल पुरानी फिल्म को भी थिएटर में देखने जा रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि यह फिल्म 20 से 25 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम बिजनेस करेगी। आप अंदाजा लगाइए, बॉलीवुड की 80% फिल्में आज की तारीख में 10 करोड़ रुपए के ऊपर लाइफ टाइम बिजनेस करती ही नहीं है, लेकिन यह फिल्म 12 साल के बाद भी इतना बिजनेस करने में कामयाब रहेगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रणबीर कपूर का क्या स्टारडम है, रणबीर कपूर आज कितना बड़ा सुपरस्टार है। एक जमाना था जब तमन्ना भाटिया बहुत ही सुंदर हुआ करती थी और भाई साहब मेरी फेवरेट थी, मैं उसे हर फिल्म में देखना चाहता था। यहां तक कि बाहुबली में जब वो आई थी तो मुझे बहुत सुंदर लगी थी, लेकिन वक्त किसी का नहीं है भाई साहब, जवानी किसी की नहीं है। आज बेचारी इतनी बूढ़ी हो गई है कि अगर मैं उसे चलते हुए भी देख लेता हूं ना तो कसम से उल्टियां आने लगती है। आप अंदाजा लगाइए। निम्रत कौर ने कपिल शर्मा के शो में बिल्कुल सही कहा था कि ऊपर वाले ने मन बनाया है बदलने के लिए तो वाकई ही मन बदल जाता है। और ये जो जवानी है ये किसी की नहीं है, वक्त किसी का नहीं है। ये तो आप सभी जानते हैं कि धनश्री और चहल का डिवोर्स हो गया है, तो जाहिर सी बात है हंगामा मचा हुआ है और लोग कह रहे हैं चहल से कि भाई साहब तूने उससे शादी क्यों की थी, तेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि तू उसका ड्राइवर भी नहीं बन सकता, तो तूने उससे शादी क्यों की थी, ये गलती क्यों की थी। अब एक वीडियो वायरल हो रहा है, जरा आप भी देख लीजिए। He was like, can you give me one Saturday of yours? मॉम की ऐसा है, तो मेरी मॉम का पहला रिएक्शन तो ऐसा था, knowing me, गया स्टूडेंट। धनश्री ने काफी पहले कह दिया था कि जब उसकी माँ को पता चला कि चहल उससे शादी करना चाहता है तो उसकी माँ ने कह दिया था कि ये तो गया, इसके तो लग चुके, इसका तो बर्बाद होना तय है, पक्का है। और वही हुआ, क्योंकि माँ अपनी बेटी को अच्छी तरह जानती है। ये भाई साहब जानता नहीं था, ये पागल हुआ पड़ा था, मुझे तो शादी करनी है, मुझे तो डेट करनी ही नहीं है तुम्हारे को, मुझे तो तुम्हारे बारे में कुछ जानना ही नहीं है, मुझे तो बस शादी करनी है। अब शादी करनी है तो बेटा भुगत और 60 करोड़ रुपए दे। 60 करोड़ मांगे, धनश्री ने बिल्कुल ठीक किया है, इसकी लंका लगा दी है। ये तो मैं आप लोगों को बताता ही रहता हूं कि बॉलीवुड में कोई किसी का दोस्त नहीं है,
बॉलीवुड में सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है, डूबते सूरज को कोई नहीं देखता। सोनू की फिल्म फतेह के रिलीज होने से पहले ही बॉलीवुड वालों को पता था कि यह फिल्म डिसास्टर होगी, इस फिल्म को डिसास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता। तो सोनू सूद ने अपनी फिल्म का प्रीमियर रखा और मीडिया वालों से बताया कि देखो भाई, मैं बॉलीवुड का बहुत बड़ा सुपरस्टार हूं और पूरे बॉलीवुड वाले मेरे प्रीमियर में आने वाले हैं। सलमान भी आने वाला है, शाहरुख भी आने वाला है, फराह खान भी आने वाली है, अभिषेक बच्चन भी आने वाला है, रितेश देशमुख भी आने वाला है। और हुआ क्या? हुआ ये कि बॉलीवुड से कोई भी इसके प्रीमियर पर नहीं आया। फराह खान कोई अपनी बहन बोलता है, कहता है कि इससे अच्छी मेरी दोस्त दुनिया में कोई दूसरी नहीं है, फराह खान भी नहीं आई। अरे भाई, बॉलीवुड वालों की तो बात ही छोड़ दीजिए, जिन्होंने फिल्म में काम किया नसीर और विजय राज, वो भी प्रीमियर पर नहीं आए। प्रीमियर पर कौन आया? सोनू भाई खुद और लोखंडवाला के जितने भी स्ट्रगलर्स थे, लड़के लड़कियां, वो प्रीमियर पर आए। बॉलीवुड में से कोई भी नहीं आया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बॉलीवुड वाले किसी के नहीं हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। कुछ महीनों पहले राशांडलिया की एक फिल्म रिलीज हुई थी, विक्की विद्या का वो वीडियो, जिसमें हीरो था राजकुमार राव, हीरोइन थी तृप्ति। जब उस फिल्म का प्रीमियर रखा गया तो वो दोनों ही प्रीमियर पर नहीं आए थे। उसकी वजह यह है कि फिल्म के रिलीज होने से पहले ही दोनों को पता था कि इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है, इस फिल्म के चलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए वो दोनों ही नहीं आए थे। तो हकीकत यह है कि जो बॉलीवुड वाले हैं वो सिर्फ वहां खड़े होते हैं जहां सक्सेस हो। मैंने अपने पिछले वीडियो में गोविंदा की बेटी के बारे में कुछ बात की थी। बहुत सारे लोगों ने उस बात को बिल्कुल गलत समझा, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए और बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा। एक्चुअली मैंने अपने पिछले वीडियो में उस बात को हंसी मजाक में कहा था, लेकिन क्योंकि ये बात सीरियस हो गई है तो मैं इसको आपको सीरियसली ही समझाना चाहता हूं। मैं आपको ये बता दूं कि मैंने वीडियो में बिल्कुल नहीं कहा कि गोविंदा जी की बेटी ने कभी कुछ गलत किया है या कुछ गलत कर रही है और या फ्यूचर में वो कुछ गलत करेगी। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि गोविंदा जी की बेटी किसी की दोस्त है या किसी से उनका अफेयर चल रहा है या कहीं उन्होंने कुछ गलत किया है। तो अगर आपके दिमाग में ऐसी बात आई है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग की खुराफात है। मैंने अपने वीडियो में सिर्फ ये बात कही कि बॉलीवुड में एक तरीका है काम पाने का, काम ढूंढने का। तो जाहिर सी बात है, अगर बॉलीवुड में लाखों लड़कियां स्ट्रगल कर रही है, लाखों लड़कियां दिन रात धक्के खा रही है काम ढूंढने के लिए, तो जाहिर सी बात है गोविंदा की बेटी को भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। गोविंदा की बेटी बहुत बड़ी सुपरस्टार नहीं है कि वो घर पर बैठी रहेगी और निर्माता निर्देशक उसके घर पर आएंगे उसको काम देने के लिए, ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 के दम पर डेविड धवन ने ऑफिशियली दुनिया को यह बताया था कि कई बार ऐसा हुआ जब फिल्म की शूटिंग चालू हो गई थी, किसी लड़की के साथ उन्होंने शूट किया था, हफ्ता 10 दिन के बाद गोविंदा ने उनसे कहा कि इस लड़की को चेंज कर दो, इस लड़की के साथ मैं शूट आगे नहीं करना चाहता, और डेविड धवन को उस लड़की को चेंज करना पड़ा। क्या वजह रही होगी आप मुझे बताइए? वजह सिर्फ इतनी रही होगी कि उस लड़की ने गोविंदा की वो बातें नहीं मानी होंगी जो गोविंदा ने कहा होगा, जो गोविंदा ने करने के लिए पूछा होगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बॉलीवुड में लड़कियां हैं उनको बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है किसी फिल्म को पाने के लिए। तो अगर गोविंदा की बेटी घर पर बैठी हुई है और वो ये कह रही है कि भाई जितने भी बड़े बड़े निर्माता निर्देशक है वो मेरे घर पर आए और मुझे काम दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही समझाना चाह रहा था। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा था कि गोविंदा जी की बेटी कुछ गलत कर रही है या आगे कभी कुछ गलत करने वाली है। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर दूं कि गोविंदा की बेटी भी उतनी ही बड़ी स्टार है जितनी कि बाकी सब लड़कियां हैं जो आज की तारीख में स्ट्रगल कर रही है। तो जिस तरह से लड़कियां स्ट्रगल करके फिल्में पाती है, गोविंदा की बेटी को भी वैसा ही करना होगा। मैंने सिर्फ इतना ही कहना चाहा था। और अगर गोविंदा ये चाहता है कि भाई उसकी बेटी को स्ट्रगल ना करना पड़े, तो फिर गोविंदा को फिल्म खुद बनानी पड़ेगी अपनी बेटी के लिए, जो वो कभी करेगा नहीं। बॉलीवुड में डिवोर्स पर बहुत बातें हो रही है, बहुत सारे डिवोर्स हो रहे हैं। तो आज मैं एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा एडवाणी के बारे में। जब से कियारा ने सिद्धार्थ से शादी की है, जाहिर सी बात है उस बेचारी को काम नहीं मिल रहा है। कोई भी हीरो उसके साथ काम क्यों करेगा? शादी के बाद कियारा को सिर्फ 2 फिल्में मिली थी, एक गेम चेंजर जो बहुत बड़ी डिसास्टर हो गई है, और वार
2 जो जल्दी ही रिलीज होने वाली है। उसके अलावा कियारा के पास कोई फिल्म नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि कियारा का कैरियर खत्म हो गया है, कियारा फ्लॉप हो गई है। और सिद्धार्थ मल्होत्रा की भी पिछले 10 साल से कोई फिल्म नहीं चली है। सिद्धार्थ अब 2 फिल्में कर रहा है, तो अगर सिद्धार्थ की दोनों आने वाली फिल्में हिट हो गई फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता सिद्धार्थ की आने वाली 2 फिल्में फ्लॉप हो गई तो फिर इन दोनों का डिवोर्स पक्का है, गारंटी है। उसकी वजह यह है, 2 फ्लॉप इंसान अपने घर में बैठकर एक दूसरे की शक्ल कितने दिनों तक देख सकते हैं, और वो भी बॉलीवुड में, जहां सिर्फ और सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है, जहां सक्सेस को सलाम किया जाता है, जहां फ्लॉप लोगों से कोई बात नहीं करना चाहता। तो अगर ये बेचारे दोनों ही फ्लॉप हो गए तो फिर बॉलीवुड वाले इनसे बात करना भी बंद कर देंगे। तो जाहिर सी बात है फिर दोनों की शादीशुदा जिंदगी चल नहीं पाएगी, डिवोर्स हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। जब अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 रिलीज हो रही थी तो उसका प्रीमियर शो रखा गया था और वहां पर भगदड़ मच गई थी, जिसमें एक औरत मर गई थी। उस औरत के मरने की वजह से अल्लू अर्जुन को जेल जाना पड़ा था। हैदराबाद पुलिस ने एक्शन ले लिया था। रामचरण की फिल्म गेम चेंजर के रिलीज होने से पहले भी एक इवेंट हुआ जहां पर 2 लड़कों की मौत हो गई, लेकिन ना ही रामचरण पर कोई केस हुआ, ना ही रामचरण को अरेस्ट किया गया, ना ही रामचरण को जेल जाना पड़ा। इसकी वजह यह है कि रामचरण की जो फैमिली है वो बहुत ही स्ट्रांग है, हैदराबाद में उनकी तूती बोलती है, तो रामचरण को पुलिस हाथ भी नहीं लगा सकती। लेकिन ऐसे ही एक केस में अल्लू अर्जुन को अरेस्ट किया गया था, जेल भेजा गया था। उसकी वजह यह है कि जो रामचरण की फैमिली है उसने पुलिस पर प्रेशर डाला था, उसने जानबूझकर अल्लू को अरेस्ट करवाया था, जेल भिजवाया था अल्लू को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि रामचरण की जो फैमिली है वो अल्लू अर्जुन से बहुत जलती है। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि सोनू की फिल्म फतेह बहुत बड़ी डिजास्टर हो गई है, लेकिन फिल्म के रिलीज होने से पहले सोनू ने अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त बताया, खूब झूठ भी बोला। इसके बावजूद भी सोनू को कोई फायदा नहीं हुआ। सोनू ने एक वीडियो रिलीज किया और उसमें कहा कि इस फिल्म का जो भी बिजनेस होगा, जो भी पैसा आएगा उसको मैं दान कर दूंगा। हालांकि हकीकत यह है कि इस फिल्म का निर्माता सोनू नहीं है, इस फिल्म के बिजनेस से सोनू का कोई लेना देना नहीं था। इस फिल्म का बिजनेस जी स्टूडियो का बिजनेस है, जिसने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। तो आपके लिए फिल्म बनाई गई है, ये आप तक कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, और 10 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। तो आपके लिए, पूरे देश के लिए पहले दिन फतेह का प्राइस रहेगा 99 रुपीज़, 99 रुपये में आप ये फिल्म देख पाएंगे, क्योंकि इस फिल्म की पूरी कलेक्शंस की जो प्रॉफिट होगा वो सिर्फ चैरिटी में जाएगा। मेरी ये फिल्म की फतेह तभी होगी जब आप सब लोग इसे देखेंगे। बुक योर टिकट्स नाउ। तो कहने का मतलब यह है कि पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए सोनू झूठ बोल रहा था, अपनी फिल्म को चलाने के लिए सोनू झूठ बोल रहा था। सोनू ने पोस्टर पर यह भी लिखा कि वो देशभक्त है, ये फिल्म उसने देश के लिए बनाई है। इसके बावजूद भी पब्लिक इस फिल्म को देखने नहीं गई, यानी कि सोनू ने सारे पैंतरे यूज किए, इसके बावजूद भी पब्लिक ने फिल्म को नहीं देखा। पब्लिक थिएटर में गई ही नहीं। पब्लिक ने कहा कि भाई अगर तुम देशभक्त हो तो तुम्हें मुबारक हो, अगर तुम्हारी फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म है तो तुम खुद देख लो, हमारे पास पैसे नहीं है आपकी फिल्म देखने के लिए, बात खत्म। कसम रावण की आप सभी जानते हैं कि सीनियर कल्लू भाई की एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है आजाद। इस फिल्म की कहानी एक घोड़े के ऊपर है, इंसानों के ऊपर नहीं है, घोड़े के ऊपर है, बताइए। और ये बात फिल्म के डायरेक्टर ने बिग बॉस में आकर खुद ही बताई। उसने कहा कि उसने इस कहानी को तकरीबन 10-12 साल पहले लिखा था और इस फिल्म की कहानी घोड़े पर है, एक्चुअली इंसानों पर नहीं है। जो भी फिल्म में एक्टर है, कल्लू भाई, उनका भांजा, आंड वगैरह, वो सिर्फ और सिर्फ घोड़े की मदद कर रहे हैं, यानी कि ये सभी लोग सपोर्टिंग में हैं और मेन रोल है घोड़े का। अब मुझे आप बताइए कि पब्लिक कल्लू भाई की वो फिल्में भी नहीं देखती जिनमें कल्लू भाई का रोल होता है, इस फिल्म को कैसे देखने जाएगी जिसमें रोल ही घोड़े का है। एक कंपनी है ऑरमैक्स जो किसी भी फिल्म के रिलीज होने से पहले ये बताती है कि इस फिल्म का पहले दिन का बिजनेस इतना हो सकता है। उस कंपनी ने कहा है कि इस फिल्म का पहले दिन का बिजनेस 1 करोड़ रुपए हो सकता है। कितना? 1 करोड़ रुपए। कल्लू भाई बॉलीवुड के ऐसे इकलौते सुपरस्टार हैं जिनकी फिल्म रिलीज होने से 15-20 दिन पहले ही फ्लॉप हो जाती है। उनकी पिछली फिल्म आई थी औरों में कहां दम था, रिलीज होने से 15 दिन पहले ही सुपर डुपर डिसास्टर हो गई थी, और आजाद भी 15-20 दिन पहले ही सुपर डुपर डिसास्टर हो गई है। आप अंदाजा लगाइए कि यह फिल्म कितने में बनी होगी। इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट क्या है? इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट है 150 CR।
जो इस फिल्म का निर्माता है रोनी स्क्रूवाला, उसने दुनिया को बहुत स्क्रू किया भाई साहब, अब बॉलीवुड वाले उसको स्क्रू कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि रोनी स्क्रूवाला का कम से कम 100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा इस फिल्म में। 26 जनवरी के दिन अक्षय कुमार की फिल्म रिलीज होने वाली है स्काई फोर्स। इस फिल्म के 2 गाने रिलीज हुए हैं और दोनों ही अच्छे गाने हैं। इस फिल्म का ट्रेलर भी अच्छा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिलने वाली है। काले होठों वाले माल के शौकीन बटले शाहिद कपूर की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है देवा। इस फिल्म का एक गाना रिलीज हुआ है भसड़। बहुत सालों पहले शाहिद कपूर की एक फिल्म आई थी कमीने, उसका एक गाना काफी चला था। एक्चुअली ये गाना बिल्कुल उस गाने को कॉपी करके बनाया गया है। इस फिल्म की कोरियोग्राफी भी वैसी ही की गई है। कहने का मतलब यह है कि जो इस फिल्म का डायरेक्टर है उसका ऐसा मानना है कि कमीने फिल्म बहुत बड़ी हिट थी, यही वजह है कि उसको फिर से कुछ ऐसा कराना है शाहिद कपूर से जो उसने फिल्म कमीने में किया था। मैं आपको फिर से बता दूं कि यह फिल्म मलयाली फिल्म की ऑफिशियल कॉपी है। मलयाली फिल्म का नाम है मुंबई पुलिस और जिस डायरेक्टर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है उसी ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में शाहिद कपूर गे बना है और एक पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहा है। बताइए, ये भी पुलिस ऑफिसर लगता है, कैसे भाई साहब। ये खबर तो आप सभी जानते हैं कि L&T के चेयरपर्सन ने ये कहा है अपने एम्प्लॉइज से कि भाई साहब आप लोग संडे को भी काम करो। अगर घर पर बैठकर आप बीवी की शक्ल देखोगे तो कितनी देर तक देखोगे यार। इससे बेहतर है कि आकर काम करो, पैसे कमाओ। और इसी बात को सुनकर बहुत सारे लोग भड़क गए हैं। दीपिका भी भड़क गई है। दीपिका ने कहा है कि ये आदमी 100% मेंटली डिस्टर्ब है। अगर ये आदमी मेंटली डिस्टर्ब ना होता तो ऐसी बातें कभी नहीं करता। इस लुक्खे बंदे को मैं भी ये बताना चाहता हूं कि भाई साहब लंदन में 3 दिन की छुट्टी होती है, फ्राइडे सैटरडे संडे, 4 दिन लोग काम करते हैं। दुबई में भी 2.5 दिन की छुट्टी होती है, फ्राइडे हाफ डे होता है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। और ये दोनों ही कंट्रीज दुनिया की बेस्ट कंट्रीज में आती है। आपका इंडिया इन दोनों ही कंट्रीज के सामने कहीं टिकता ही नहीं है। इसकी वजह यह है कि आपके जैसे लुक्खे इंडिया में बिजनेस करते हैं। इसकी वजह यह है कि आपके जैसे लुक्खों को यह पता ही नहीं है कि एक्चुअली एम्प्लॉइज से कैसे काम लिया जाना चाहिए। और मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि यह आदमी गे है। अगर इस आदमी को अपनी बीवी को देखना अच्छा नहीं लगता, उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता, तो गारंटी से ये गे है। इसके अंदर कोई फीलिंग है ही नहीं। तो जब फीलिंग नहीं है तो बेचारा कैसे देखेगा, काम ही करेगा और क्या करेगा। बॉलीवुड में एक निर्माता थे प्रीतिश नंदी साहब, जो कांटे के भी प्रोड्यूसर थे। उनका देहांत हो गया है और उनको स्वर्ग में जगह मिले ऐसी मैं कामना करता हूं। बॉलीवुड में एक हीरोइन है नीना गुप्ता, जिनका कुछ विवाद था नंदी साहब से। तो जिस दिन नंदी जी का इंतकाल हुआ उस दिन नीना गुप्ता ने सोशल मीडिया पर बहुत ही गंदी बातें कही। उन्होंने कहा कि नंदी साहब को जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। मैं ये कहने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं हूं कि नीना जी गलत है या सही है, लेकिन इस बात पर विवाद हो गया है। बहुत सारे लोग नीना जी को यह कह रहे हैं कि मरने के बाद उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जो उन्होंने जीते जी कहा वो ठीक है, उन दोनों के बीच में जो भी विवाद था वो ठीक है, लेकिन कम से कम मरने के बाद ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बिग बॉस का आखिरी हफ्ता चल रहा है, खत्म होने को है और बिग बॉस के घर से बहुत सारे लोग बाहर हो गए हैं। कशिश भी चली गई, चाहत भी चली गई, श्रुतिका भी चली गई और इसके बाद घर से बाहर जाएंगे ईशा और अविनाश। उसकी वजह यह है कि एंड में आकर ये दोनों ही फ्लॉप हो गए हैं। एंड में आकर ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं कि पब्लिक को इनसे नफरत हो गई है। कोई भी इनके लिए वोट करने के लिए तैयार ही नहीं है। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान था, जिसको किसी ने नहीं मारा था, जिसने खुदकुशी कर ली थी। बॉलीवुड में एक बड़ा निर्माता है दिनेश विजन। आज की तारीख में बहस चल रही है कि बॉलीवुड अभी भी बड़ा है या तेलुगु इंडस्ट्री बड़ी हो गई है या मलयाली इंडस्ट्री बड़ी हो गई है या तमिल इंडस्ट्री बड़ी हो गई है। और दिनेश विजन ने कहा है कि बॉलीवुड आज भी सबसे बड़ा है। बॉलीवुड हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। दिनेश ने कहा है कि बस फर्क सिर्फ इतना है कि बॉलीवुड वाले दिखावा नहीं करते, जबकि बाकी फिल्म इंडस्ट्री वाले बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लोग बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं। मैं दिनेश विजन से जानना चाहता हूं कि भाई साहब आप दिखावा नहीं करते, ये आपको किसने बताया? अरे भाई साहब आप लोग वो लोग हैं कि फिल्म
फ्राइडे को रिलीज होती है, सैटरडे को आप लोग सक्सेस पार्टी दे देते हैं। अगर कोई फिल्म 20-25 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम बिजनेस कर लेती है तो उस फिल्म को आप सुपरहिट बता देते हैं। तो अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि बॉलीवुड वाले दिखावा नहीं करते तो ये बिल्कुल सरासर झूठ है। हकीकत ये है कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा दिखावा बॉलीवुड वाले ही करते हैं, सबसे ज्यादा झूठ बॉलीवुड वाले ही बोलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। आमिर खान के भालू जैसे दिखने वाले लड़के की एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है चुतियापा। इसका टाइटल सॉन्ग चुतियापा रिलीज हो चुका है जो मैं आपको पहले ही सुना चुका हूं। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है और भाई साहब उसको देखकर मेरे होश उड़ गए हैं। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह फिल्म ऑफिशियल रीमेक है एक साउथ की फिल्म की। उस फिल्म का नाम है लव टुडे। जब मैंने इस फिल्म का ट्रेलर देखा और फिर उस फिल्म का ट्रेलर देखा तो मैंने देखा कि जो ट्रेलर है वो फ्रेम टू फ्रेम कॉपी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फिल्म का डायरेक्टर कितना होशियार आदमी है, कितना कमाल का डायरेक्टर है कि वो ट्रेलर भी अपनी मर्जी से नहीं बना सका, उसको भी कॉपी किया है। और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो आमिर खान पूरी कर रहा है। जब इसका ट्रेलर रिलीज किया गया तो वहां आमिर खान भी आया और उसने कहा कि जब मैंने इस फिल्म को देखा और उसमें खुशी को देखा तो भाई साहब मेरे होश उड़ गए। खुशी एकदम श्रीदेवी लगती है, खुशी उतनी ही टैलेंटेड है जितनी कि श्रीदेवी। अरे टिंकू भाई, अरे भाई साहब झूठ बोलो, झूठ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना बड़ा झूठ जिसके सर ना पैर। टिंकू भाई खुशी बेचारी को श्री जी से कंपेयर करते हुए थोड़ी तो शर्म कीजिए, थोड़ी तो मर्यादा रखिए दोस्त। हकीकत यह है कि खुशी बेचारी बहुत ही गरीब दिखती है, ऐसी दिखती है जैसे कि कहीं झुग्गियों में रहती हो। खुशी बेचारी में एक भी गुण नहीं है हीरोइन बनने का। खुशी बेचारी 1% भी नहीं है श्रीदेवी जी की। और टिंकू भाई ये भी आप अच्छी तरह जानते हो कि आपका बेटा भी गेंडा जैसा दिखता है। तो जाहिर सी बात है इस लड़के और इस लड़की की फिल्म चल ही नहीं सकती क्योंकि दोनों ही एक्टर नहीं है। तो इस फिल्म का डिजास्टर होना तय है टिंकू भाई, आप जितने चाहे उतने जोर लगा लो। अक्षय कुमार की एक फिल्म बन रही है भूत बंगला, जिसकी शूटिंग राजस्थान में चल रही है, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं प्रियदर्शन जी। मैं आपको बता दूं कि फिल्म भूल भुलैया का डायरेक्टर भी प्रियदर्शन ही था। 2 और 3 कार्तिक के साथ अनीस भाई ने डायरेक्ट की, लेकिन पहली फिल्म प्रियदर्शन ने ही डायरेक्ट की थी। भूल भुलैया 2 में तब्बू का भी एक रोल था और अजय देवगन ने तब्बू को बता दिया था कि भाई आपकी वजह से ही भूल भुलैया 2 चली, नहीं तो चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यही वजह है कि उस बेचारी ने भूल भुलैया 3 में काम ही नहीं किया क्योंकि तब्बू का ऐसा मानना था कि अगर वो फिल्म में नहीं होगी तो फिल्म डिजास्टर हो जाएगी। भूल भुलैया 3 भी ब्लॉकबस्टर रही और अब तब्बू भूत बंगला में काम कर रही है। तब्बू ने एक फोटो पोस्ट किया और दुनिया को बताया कि वो भी इस फिल्म में काम कर रही है। कसम उस कमाल के ड्राइवर की जिसने रात को सड़क पर सोते हुए लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसने कई लोगों को मार दिया था, जिसका आज तक पता ही नहीं चला कि वो कौन था। आमिर के बेटे की फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया और वहां आमिर खान के बेटे को बात करते हुए देखकर भाई साहब मेरे होश उड़ गए। मैं इस लड़के की चाल ढाल देखकर, बोल चाल देखकर ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये लड़का मीठा है, और जब मीठा है तो एक्टर बन नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आमिर के बेटे ने एक कमाल की बात बताई। उसने कहा कि मुझे बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं लेकिन मैं किसी का जवाब नहीं देता। नए साल पर मेरे फादर ने भी मुझे एक मैसेज भेजा था, बहुत अच्छा भेजा था, लेकिन आज तक मैंने उसका रिप्लाई नहीं किया। यानी कि आमिर का बेटा दुनिया को ये खुद ही बता रहा था कि ये भी मेंटली डिस्टर्ब है, ठीक उसी तरह जैसे कि इसका फादर आमिर खान है, जैसे कि इसकी बहन है। इनफैक्ट हाल ही में पापा सेंड मी हैप्पी न्यू ईयर मैसेज, वेरी वेरी स्वीट मैसेज, अभी तक मैंने रिप्लाई नहीं किया उनको। ये बेचारा खुद ही बॉलीवुड वालों से कह रहा था कि भाई साहब मुझसे दूर रहिए क्योंकि मैं बहुत बड़ा क्रेजी इंसान हूं, मैं ठीक वैसा ही हूं जैसा कि मेरा बाप है। और कमाल यह है कि एक कोने पर टिंकू भाई आमिर खान भी खड़ा हुआ था और ये सब सुन रहा था। टिंकू भाई आमिर खान ने अपने बेटे से ये नहीं कहा कि भाई साहब एक तो तेरी शक्ल ऐसी है कि तू भालू जैसा दिखता है, ऊपर से तू ऐसी घटिया घटिया बातें कर रहा है, बॉलीवुड वालों को तू क्या संदेश दे रहा है? अगर तू ऐसा आदमी है तो तेरे साथ कोई भी बॉलीवुड वाला काम क्यों करेगा? तो हकीकत यह है कि टिंकू आमिर खान के बेटे का कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है। यह दुनिया जानती है कि इस फिल्म का डिजास्टर होना तय है और वो अगर अपने बारे में ऐसी बातें बता चुका है कि वो बहुत बड़ा क्रेजी इंसान है, किसी की भी सुनता ही नहीं है, किसी को रिप्लाई ही नहीं करता, तो जाहिर सी बात है बॉलीवुड वाला कोई भी उसके साथ आगे फ्यूचर में काम करने वाला नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों को बिग बॉस की खबर
खबर अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये आखिरी खबर है और बहुत ही बढ़िया है। बिग बॉस के घर में एक लड़का है करणवीर मेहरा, बढ़िया खेल रहा है। जब बुढ़ऊ उस लड़के से बात कर रहा था तो उसने अपनी कुछ बात रखनी चाहिए और यह सुनकर बुढ़ऊ नाराज हो गया, गुस्सा आ गया बुढ़ऊ को, और बुढ़ऊ ने कहा कि मैं तुझे अभी घर से निकालूं क्या? बता निकालूं क्या अभी? मेरी समझ में ये नहीं आता कि अगर ये बुढ़ऊ इतना बहादुर आदमी है तो फिर बिश्नोई से क्यों फटी पड़ी है? बिश्नोई तो कहीं जेल में बैठा हुआ है बेचारा, वहां से एक धमकी दी है और वो भी धमकी सिर्फ न्यूज में आई है, रियल में तो वो धमकी भी नहीं दी है। न्यूज में वो धमकी आने के बाद इस भाई की फटी पड़ी है, अपने बाथरूम में बैठकर ये कांपता है। घर से बाहर निकलता है तो 50 पुलिस वालों के साथ निकलता है। अगर कहीं जाना होता है तो बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठकर जाता है। अगर ये एयरपोर्ट पर जाता है तो पहले इसके गार्ड्स उतरते हैं, 2 मिनट यहां वहां सबको देखते हैं। अगर कोई बेचारा अच्छा आदमी भी वहां खड़ा होता है उसको दूर हटा देते हैं। इतना डरता है ये आदमी, और फिर ये घर वालों को धमकियां देता है। घर वालों को कहता है मैं तुझे ये कर दूंगा, मैं तुझे वो कर दूंगा, मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। अरे थोड़ी तो मर्यादा रखिए भाई साहब। वो एक कहावत है कि बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। एक छोटे से गुंडे से आपकी इतनी फटी पड़ी है, और जो घर में बेचारे लड़के हैं क्योंकि वो आपकी इज्जत करते हैं तो उनको तुम धमकी देते हो। थोड़ी तो मर्यादा रखो, थोड़ी तो शर्म करो यार। दोस्तों अगर आपने आज का वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।